जय हिंद दोस्तों, साउ क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा फिजिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे। स्टेट फिजिकल एजुकेशन 2023 के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह सीरीज सभी टेट एग्जाम व बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि सभी हमारे दोस्तों के पास यह वीडियो पहुँचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा मोटर विकास, तीसरा मानसिक विकास, चौथा है सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के अनुभव केंद्रित मोटर गतिविधि के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है प्रिंस मार्टिन, दूसरा है मिलियंस, तीसरा है चार्ल्स ए बूचर, चौथा है कैसिडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसिडी। यह किसने कहा है? कैसिडी ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है। यह किसका बयान है? ऑप्शन है ए.आर. वेमन, दूसरा है डी. ओबेर टफर, तीसरा रोजलिंड कैसिडी, चौथा एच.सी. बक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. ओबेर टफर। इन्होंने यह बयान दिया था। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधियों का योग है जो प्रकार के अनुसार चुनी जाती है और परिणाम के अनुसार संचालित की जाती है। यह किसने कहा था? ऑप्शन है सी.सी. कोवेल, चार्ल्स ए बूचर, विलियम्स, जे.बी. नेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम्स ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है। मॉडर्न सोसाइटी में क्राइम किसको अट्रैक्ट करता है? वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को, या एजुकेटेड पीपल, शिक्षित लोगों को, या फिर यूथ को, युवाओं को, या फिर बच्चों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडर्न सोसाइटी में क्राइम अट्रैक्ट करता है युवाओं को। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है नियमों और विनियमों का पालन करना, दूसरा है खेल भावना दिखाना, तीसरा साथियों से सहयोग, चौथा है अपने लिए खेलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने लिए खेलना, प्लेइंग फॉर सेल्फ। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर। ऑप्शन है हर एक, दूसरा बच्चे, तीसरा है युवा, चौथा है वरिष्ठ नागरिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हर एक। हर एक के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है एथेंस में, दूसरा एंटवर्प में, चौथा ओलंपिया, तीसरा बार्सिलोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम ओलंपिक आयोजित किए गए थे ओलंपिया में। मॉडर्न ओलंपिक पूछेगा तो 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे, और ओलंपिया है एंशिएंट, प्राचीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे 776 BC में। इसकी शुरुआत ओलंपिया में की गई थी, प्राचीन ओलंपिक की। एंटवर्प में ओलंपिक हुआ था 6वां ओलंपिक 1920 में, और बार्सिलोना में हुआ था 22वां ओलंपिक 1992 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है फिडियास, एलेक्जेंडर, पियरे डी कुबर्टीन, एल एमेलियस कैंटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा पियरे डी कुबर्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया गया था? यानी कि प्राचीन ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक किस भगवान के सम्मान में या फिर किस देवता के सम्मान में कराए जाते थे? पहला है हेरेकल्स, दूसरा है इरोज, तीसरा है जियूस, चौथा है पर्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जियूस। भगवान जियूस के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक आयोजित कराया जाता था।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ऑप्शन है 1916, 1920, 1924, 1932। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920, 1920 में। 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। 1920 में झंडा फहराया गया था और 1924 में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और 1932 में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रीक ओलंपिक के विजेता के सिर पर निम्नलिखित में से क्या रखा जाता था? ऑप्शन है, एक जैतून शाखा की पुष्पांजलि, दूसरा स्वर्ण पदक, तीसरा रजत पदक, चौथा है कांस्य पदक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जैतून शाखा की पुष्पांजलि रखी जाती थी विजेता के सर पे। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक मशाल रिले कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1940 म्यूनिक, 1932 स्टॉकहोम, 1944 फिनलैंड, 1936 बर्लिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 बर्लिन में ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है? ओलंपिक आदर्श वाक्य है CTS, LTS, FORTS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑप्शन है तेज, उच्चतर, मजबूत, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, या ब्रेवर, फास्टर, हायर, या हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, या स्ट्रॉन्गर, ब्रेवर, फास्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। CTS का मतलब होगा फास्टर, LTS का मतलब होगा हायर, FORTS का मतलब होगा स्ट्रॉन्गर। इसका याद करने का एक आसान तरीका है, CT तेज बजता है तो तेज से हो जाएगा फास्टर यानी कि तेज। LTS का हो जाएगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से होता है ऊंचाई यानी कि हायर। और FORTS का हो जाएगा फोर्ट, फोर्ट मीन्स होता है किला, किला होता है मजबूत। तो FORTS का मतलब स्ट्रॉन्गर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर इसके मतलब हो जाएंगे CTS, LTS, FORTS के। अगला प्रश्न है, कौन सा समारोह ओलंपिक खेलों के अंत का प्रतीक है? ऑप्शन है आतिशबाजी जलाना, ओलंपिक लौ को बुझाना, कबूतरों को आकाश में छोड़ना, संगीत बैंड बजाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंपिक लौ को बुझाना ओलंपिक समारोह का अंत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, योग का 7वां तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ध्यान, यम, प्रत्याहार, समाधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां तत्व है ध्यान। योग के मुख्यतः 8 तत्व होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। ये सभी होते हैं योग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ योगा। अगला प्रश्न है, योग का उल्लेख किया गया है खाली स्थान में। योगा हैज़ बीन मेंशन्ड इन। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, उपनिषदों या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में योग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है महर्षि वेदव्यास, तीसरा है अगम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग का मतलब है मुद्रा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, आंतरिक अंगों की सफाई एक भाग है किसका? ऑप्शन है धौती क्रिया, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है तप, चौथा है अपरिग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा धौती क्रिया। धौती क्रिया क्लींसिंग प्रोसेस है। क्लींसिंग प्रोसेस योगा में 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेति क्रिया, दूसरा होता है कपालभाति क्रिया, तीसरा होता है नौली क्रिया, चौथा होता है धौती क्रिया, 5वां है बस्ती क्रिया, 6वां है त्राटक क्रिया। ये सभी होते हैं क्लींसिंग प्रोसेस योगा में। अगला प्रश्न है, गलत कथन ढूंढें, इसमें से गलत कौन सा है? यम में 5 नैतिक व्रत या आचार संहिता शामिल है। दूसरा, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। तीसरा है नियम शरीर और इंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास है। चौथा, समाधि आत्मा का ईश्वर से अंतिम मिलन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। अगला प्रश्न है,
हम योग के तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है भगवत गीता, दूसरा है योग सूत्र, तीसरा है उपनिषद, चौथा है रामायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। हम योग के तत्वों को उपनिषद से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मन की एकाग्रता और ज्ञान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और मन विचलित नहीं होता है। स्वामी जी किस अवस्था की बात कर रहे हैं? ऑप्शन है धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारणा। अगला प्रश्न है, योग का दूसरा तत्व कहा जाता है? प्राणायाम, नियम, कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो योग के 8 तत्व होते हैं, 8 तत्वों में से दूसरा है नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम। योग के 8 तत्व हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 22 सितंबर 1989, 22 सितंबर 1990, 20 सितंबर 1989, 20 सितंबर 1992। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 सितंबर 1989। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है 12, 10, 15, 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है पैरालंपिक समिति द्वारा। फादर ऑफ पैरालंपिक सर लुडविग गटमैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ स्तर 50 से 55 के बीच है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है हल्का, मध्यम, गंभीर या गहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्का। IQ लेवल है 52 से 69 के बीच में हल्का माना जाता है और 36 से 51 के बीच में मध्यम यानी मॉडरेट माना जाता है और गंभीर माना जाता है 20 से 35 के बीच में सेवियर और 19 से नीचे प्रोफाउंड यानी गहरा माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA है? ऑप्शन है नीति निर्धारण शाखा, सलाहकार शाखा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। NSDA है, नीति निर्धारण शाखा और सलाहकार दोनों है। अगला प्रश्न है, वैसे खेल जिसमें गतिशील विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉलिसी जैसी विभिन्न विकलांगताओं एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं, यहाँ किन खेलों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है पहला ओलंपिक, दूसरा विशेष ओलंपिक भारत, तीसरा पैरालंपिक, चौथा है डेफ ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरालंपिक। पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में, रोम में पहली बार खेला गया था और ओलंपिक यानी मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत, इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में और आखिरी है डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में। आगे देखेंगे, पैरालंपिक खेल शारीरिक, दृश्य और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसे 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है ग्रीस, रोम, नई दिल्ली, लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। रोम में पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कराया गया था 1960 में। ग्रीस में 2 बार समर ओलंपिक हो चुका है, 1894 यानी शुरुआती हुआ था और 2004 में हुआ था। नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी एशियन गेम की 1951 में और लंदन में 3 बार मॉडर्न ओलंपिक यानी समर ओलंपिक हो चुका है 1908 में, 1948 में और 2012 में। लंदन 3 बार समर ओलंपिक का मेज़बानी कर चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है 2 अप्रैल, 21 जून, 29 अगस्त, 3 दिसंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे और 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में
नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला प्रश्न है, जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है। ऑप्शन है अदृश्य विकलांगता, संज्ञानात्मक विकलांगता, जन्मजात विकलांगता, अस्थायी विकलांगता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जन्मजात विकलांगता। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सटीकता, एक्यूरेसी, दूसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है संतुलन, बैलेंस, चौथा है चपलता यानी कि एजिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संतुलन, बैलेंस। अगला प्रश्न है, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है। ऑप्शन है सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस, दूसरा ताकत यानी स्ट्रेंथ, तीसरा है गति यानी स्पीड, चौथा है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है, तो इसको क्या कहेंगे। बिना किसी थकान के दैनिक कार्य यानी दिन भर के कार्यों को करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है मानसिक कल्याण, दूसरा है गतिशील क्षमता, तीसरा है शारीरिक फिटनेस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक फिटनेस। बिना किसी थकान के हम दिनचर्या वाले कार्यों को करते हैं तो उसे शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। ऑप्शन है सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस, दूसरा है सतर्कता, अलर्टनेस, तीसरा है ताकत, स्ट्रेंथ, चौथा है चपलता, एजिलिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतर्कता। अलर्टनेस शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं माना जाता है। शारीरिक फिटनेस का घटक है सहन शक्ति, ताकत और एजिलिटी, या फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक शक्ति है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज। ऑप्शन है लचीलापन और गति यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, दूसरा है गति और ताकत, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, तीसरा है सहन शक्ति और गति, एंड्योरेंस एंड स्पीड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीड और स्ट्रेंथ, गति और ताकत को। अगला प्रश्न है, समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। ऑप्शन है पहला श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चौथा है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। ऑप्शन है विस्फोटक ताकत, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, दूसरा है सहन शक्ति, एंड्योरेंस, तीसरा है गति, स्पीड, चौथा है अधिकतम ताकत, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम ताकत, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताकत को सही ढंग से परिभाषित करता है। ऑप्शन है वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है, दूसरा ऑप्शन है शरीर के किसी अंग या पूरे शरीर को तेज गति से हिलाने की क्षमता, तीसरा है थकान का विरोध करने की क्षमता, चौथा है बाहरी मदद से मांसपेशियों को फैलाने की क्षमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है वह ताकत को सही ढंग से परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है, मोटर फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर दौड़ पैदल चाल का माप परीक्षण है। ऑप्शन है गति और चपलता, स्पीड एंड एजिलिटी, दूसरा है पावर, तीसरा है सहन शक्ति, एंड्योरेंस, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहन शक्ति का। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है वे मात्रात्मक हैं, दूसरा है उन्हें कठिन होना चाहिए, तीसरा वे गुणात्मक हैं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोटर फिटनेस के घटक हैं। ऑप्शन है पहला संतुलन, बैलेंस, दूसरा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तीसरा चपलता, एजिलिटी, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी
मोटर फिटनेस के घटक हैं संतुलन, कोऑर्डिनेशन, चपलता, एजिलिटी, तीनों मोटर फिटनेस के घटक हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान मापने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए? ऑप्शन है मोटर फिटनेस, दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, तीसरा है वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस यानी सीनियर सिटीजन की फिटनेस, और चौथा है केवल वरिष्ठ महिलाओं की फिटनेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटर फिटनेस। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में मोटर फिटनेस का मापन किया जाता है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें क्या देखा जाता है? ऑप्शन है त्वरण निर्धारित करने के लिए यानी एक्सेलरेशन देखा जाता है, या फिर एक्सेलरेशन स्पीड देखा जाता है, या फिर वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी देखी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी, उनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सेलरेशन। त्वरण निर्धारित करने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है 600 मीटर दौड़ पैदल के सभी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह त्वरण को मापता है यानी एक्सेलरेशन को मापता है, दूसरा है यह चाल को मापता है यानी स्पीड को मापता है, तीसरा है यह दौड़ कर चलने से सहनशक्ति को मापता है, और चौथा है यह केवल दौड़ने से ही सहनशक्ति को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह दौड़ कर चलने से सहनशक्ति को मापता है, एंडोरेंस को मापता है। अगला प्रश्न है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों पर उतरता है तो उपलब्धि को किसके और किसके बीच की दूरी के रूप में मापा जाता है? ऑप्शन है खड़े होने की स्थिति और पैर का अंगूठा, दूसरा है निरोधक रेखा और पैर की एड़ी, तीसरा है निरोधक रेखा और पैर का अंगूठा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निरोधक रेखा यानी जहाँ से जंप करने की लाइन होती है और जहाँ पैर की एड़ी पड़ती है, उन दोनों के बीच की दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है मोटर फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? ऑप्शन है पहला सीट एंड रीच टेस्ट, दूसरा है पार्शियल कर्ल अप, तीसरा है पुशअप मॉडिफाइड पुशअप, चौथा है आर्म कर्ल अप। इसका सही उत्तर हो जाएगा संशोधित पुशअप यानी मॉडिफाइड पुशअप। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 205, 207, 209, 206। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 206। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? यानी कि हड्डी का वो कौन सा पार्ट है दिमाग के सेफ्टी के लिए हेलमेट बनाता है? ऑप्शन है पहला कपाल यानी क्रेनियम, दूसरा कनपट्टी की हड्डी टेम्पोरल बोन, तीसरा है हवाइड, चौथा है मैंडिबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कपाल। क्रेनियम दिमाग की सेफ्टी के लिए, मस्तिष्क की सेफ्टी के लिए हेलमेट बनाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 7, 6, 9, 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। मनुष्य के टखने यानी पैर के टखने में 7 हड्डियां होती हैं और उन्हें कहते हैं टार्सल बोन, और कलाई में होती हैं 8 हड्डियां, उन्हें कहते हैं कार्पल बोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपास्थि यानी कार्टिलेज मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होती है? ऑप्शन है रेशेदार यानी फाइब्रस कार्टिलेज, दूसरा है हाइलिन कार्टिलेज, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज, चौथा है क्लासिफाइड कार्टिलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइलिन। लंबे हड्डियों के जोड़ों मौजूद होती है हाइलिन कार्टिलेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है? ऑप्शन है ग्लेनोइडल लैब्रम, इस्चियोकैप्सुलर, इलियोफेमोरल लिगामेंट, प्यूबोकैप्सुलर लिगामेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियोफेमोरल लिगामेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? ऑप्शन है ब्रोंकियोल, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा पट यानी सेप्टम, चौथा है वाल्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्व।
वॉल्व ऐसी चीज़ है जो नसों के अंदर होती है और खून को एक दिशा देती है और खून को वापस जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है? ऑप्शन है कपाल यानी क्रेनियम, दूसरा कॉकिक्स, तीसरा सर्वाइकल ग्रीवा, चौथा है हंसली कैल्विकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्कीमिया का संकेत देता है? ऑप्शन है कार्पल टनल सिंड्रोम, दूसरा है आशीर्वाद का हाथ, तीसरा है उल्नार पंजा, चौथा है वोल्क्समैन का संकुचन। सही उत्तर हो जाएगा वोल्क्समैन का संकुचन। यह एक हाथ की इंजरी है जिसे वोल्क्समैन कॉन्ट्रैक्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोमैकेनिक्स डैश में मदद करता है? बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन। ऑप्शन है खिलाड़ी की चोट का इलाज, दूसरा एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार, तीसरा एथलीट और ज़मीन की सतह के बीच घर्षण बढ़ना, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बायोमैकेनिक्स उपरोक्त सभी चीज़ों में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एबडक्शन और एडक्शन किस अक्ष पर होती हैं? एबडक्शन यानी शरीर से दूर ले जाना, एडक्शन यानी शरीर की ओर लेके आना। ऑप्शन है ओब्लिक, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल, तीसरा है फ्रंटल और मीडियोलेटरल, चौथा है सैजिटल और एंटेरियो पोस्टेरियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैजिटल और एंटेरियो पोस्टेरियर। अगला प्रश्न है, मोड़ना और विस्तार है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर। पहला ऑप्शन है उक्त धनु अक्ष के बारे में ललाट तल में गति, दूसरा है ललाट अक्ष के बारे में धनु तल में गति यानी सैजिटल प्लेन में, तीसरा है ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज तल में गति यानी वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ललाट अक्ष के बारे में धनु तल में गति यानी इसका मूवमेंट सैजिटल प्लेन में होता है फ्रंटल एक्सिस पे। अगला प्रश्न है, बायोमैकेनिक्स एक शाखा है? बायोमैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ। ऑप्शन है जीव विज्ञान बायोलॉजी, दूसरा है किन्सियोलॉजी, तीसरा है साइंस, चौथा है भौतिकी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिकी का, यानी बायोमैकेनिक्स फिजिक्स का एक शाखा है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एथलीट खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच बातचीत सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है किन्सियोलॉजी, दूसरा है फिजिकल एजुकेशन, तीसरा है बायोमैकेनिक्स, चौथा है स्पोर्ट्स एजुकेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोमैकेनिक्स। अगला प्रश्न है, खेल गतिविधियों में किस प्रकार का लीवर सबसे प्रभावी है? पहला ऑप्शन है तीसरी श्रेणी यानी थर्ड क्लास, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड क्लास, तीसरा ऑप्शन है प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास लीवर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय श्रेणी। खेलों में थर्ड क्लास लीवर सबसे प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, बाह को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी शामिल होती है? ऑप्शन है डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेल्टॉइड। ऑप्शन नंबर 1 डेल्टॉइड हो जाएगा। हाथ को ऊपर उठाने में डेल्टॉइड हेल्प करता है, डेल्टॉइड की मदद से हम हाथ को ऊपर उठा सकते हैं। बाइसेप्स में होता है 2 मसल्स, बाइसेप्स ब्रोंकी और ब्रोंकियोलिस। ट्राइसेप्स में होता है 3, ट्राइसेप्स ब्रोंकी लैटरल, मीडियल और लॉन्ग। क्वाड्रिसेप्स में होता है 4 मसल और ये थाई के मसल्स होते हैं। इसमें पहला है रेक्टस फेमोरिस, दूसरा है वेस्टस लेटरालिस, तीसरा है वेस्टस इंट्रामेडियस और चौथा है वेस्टस मीडियालिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विअक्षीय जोड़ का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है काज यानी हिंज जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है धुरी यानी पीवट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हिंज जॉइंट और पीवट जॉइंट दोनों द्विअक्षीय यानी बाईएक्सियल जॉइंट है, 2 अक्षों में मूवमेंट करता है। अगला प्रश्न है, सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फ शरीर का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है गोल शरीर, दूसरा ऑप्शन है नाशपाती के आकार का शरीर, तीसरा ऑप्शन है पच्चर के आकार का शरीर, चौथा ऑप्शन है दुबला पतला शरीर।
इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल शरीर। गोल शरीर शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फ होता है। शेल्डन पर्सनालिटी थ्योरी देने वाले पहले व्यक्ति थे। 1940 में उन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शरीर की पहचान गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्ति से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है एंडोमॉर्फ, दूसरा ऑप्शन है एक्टोमॉर्फ, तीसरा ऑप्शन है मेसोमॉर्फ, चौथा है ग्राफोमॉर्फ। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कैटेगरी के लोग गोल शरीर और खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति निर्भीक और मिलनसार है वह है? पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, तीसरा ऑप्शन है उभयमुखी एम्बीवर्ट, चौथा ऑप्शन है सोमैटो टाइप। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी। जो व्यक्ति निर्भीक और मिलनसार होता है उसे बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट में रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद, खुशी और चुनौती प्रदान करते हैं, वह कहलाती है? पहला ऑप्शन है बाहरी प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है प्रेरणा मोटिवेशन, तीसरा है मूलभूत प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और चौथा है संज्ञानात्मक प्रेरणा कॉग्निटिव मोटिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूलभूत प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को कहा जाता है? पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा आपकी बढ़ती है तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है मूलभूत प्रेरणा, दूसरा है बाहरी प्रेरणा, तीसरा है शैक्षणिक प्रेरणा, चौथा है सुविधा प्रेरणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से हमें बाहरी प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता यानी नीड्स, चौथा ऑप्शन है मनोवृत्ति एटीट्यूड। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिपुष्टि फीडबैक। फीडबैक एक आंतरिक प्रेरणा का विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित है? पहला है नियमित व्यायाम, दूसरा है आसीन जीवन शैली, तीसरा है दवा, चौथा है परहेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियमित व्यायाम रेगुलर एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन है अस्थि घनत्व में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, तीसरा है मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, चौथा है दीर्घायु में वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना। अगला प्रश्न है, आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते हैं। ऑप्शन है उचित लक्ष्यों के अभाव के कारण, दूसरा है विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल करना, तीसरा है सामाजिक समर्थन में वृद्धि, चौथा है प्रशिक्षक की प्रतिपुष्टि। इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित लक्ष्यों का अभाव लैक ऑफ प्रॉपर गोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध व्यवहार है? ऑप्शन है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, दूसरा ऑप्शन है वाद आक्रामकता, तीसरा है मुखरता, चौथा है सक्रिय आक्रामकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रुतापूर्ण आक्रामकता ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वाडा का पूर्ण रूप क्या है? वाडा का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है वाइट एंटी डोपिंग एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है वाइड एंटी डोपिंग एकेडमी, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। 10 नवंबर 1999 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जो महिलाएं डैश का सेवन करती हैं उनमें मांसल शरीर का विकास होता है। ऑप्शन है बेटा ब्लॉकर, दूसरा है एम्फेटामाइन, तीसरा है ड्यूरेटिक, चौथा है स्टेरॉइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेरॉइड्स। जो महिलाएं स्टेरॉइड्स का सेवन करती हैं उन्हें मांसल शरीर का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बढ़ाने वाला पदार्थ या विधि है? पहला ऑप्शन है रक्त डोपिंग ब्लड डोपिंग, दूसरा ऑप्शन है जीन डोपिंग, तीसरा ऑप्शन है नारकोटिक्स, चौथा है ऑटोलोगस डोपिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा नशीले पदार्थ यानी नारकोटिक्स।
नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थ से प्रदर्शन बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शराब उत्तेजित करती है, एल्कोहल किसको स्टिमुलेट करती है? ऑप्शन है पहला मस्कुलर सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है नर्वस सिस्टम और चौथा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शराब उत्तेजित करती है। अगला प्रश्न है, डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले डैश में सामने आया, यानी डोपिंग का प्रयोग कब पता चला? ऑप्शन है 1906, 1904, 1912, 1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904। पहला 1904 में डोपिंग का मामला सामने आया था। अगला प्रश्न है, उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन, एम्फेटामाइन, एफेड्रा, कोकीन आदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करते हैं। यह एथलीटों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्तेजक पदार्थ किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है यह तनाव को कम करता है, दूसरा है यह थकान दूर करता है, तीसरा है यह रक्तचाप बढ़ाता है और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह तनाव को भी कम करता है, थकान भी दूर करता है और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को बढ़ाता भी है। अगला प्रश्न है, नौकनीज का कारण क्या है? ऑप्शन है विटामिन सी की कमी, दूसरा है विटामिन बी की कमी, तीसरा है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी और चौथा है विटामिन ई की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से नौकनीज होता है। अगला प्रश्न है, नौकनीज क्या है? पहला ऑप्शन है जब समान स्थिति में खड़े होने पर घुटनों के बीच अधिक अंतर हो, दूसरा ऑप्शन है जब समान स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे को खटखटाते या छूते हो, तीसरा ऑप्शन है जब पैर मुलायम हो जाए और बाहर की ओर मुड़ जाए और चौथा ऑप्शन है जब पैर सख्त हो जाए और हिलना डुलना मुश्किल हो जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब समान स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे को छूते हो। नौकनीज यानी घुटने आपस में सटते हैं, उसको बोलते हैं नौकनीज। नौकनीज को जेनु वेलगम भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जेनु वेलगम भी नौकनीज का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, पैरों को झुकने से कैसे रोका जा सकता है? यानी बो लेग, नॉक नी का उल्टा होता है बो लेग। नॉक नी का मतलब होता है आपस में पैर घुटने टच होते हैं और बो लेग का मतलब होता है घुटने बाहर की तरफ, पैरों से बाहर की तरफ निकलते हैं। पैरों को झुकने में कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है जंक फूड का अधिक सेवन करने से, दूसरा है बच्चों को कम उम्र में ही चलने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा है संतुलित आहार लेने से और चौथा है धूप के संपर्क में आने से बचकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा संतुलित आहार लेने से बो लेग को रोका जा सकता है, यानी पैरों घुटनों को बाहर होने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, नॉकनीज का विपरीतार्थक क्या है? ऑप्शन है पहला बो लेग, दूसरा क्रुक्ड लेग, तीसरा बोर्ड थाइज, चौथा है नॉक थाइज, झुकी हुई जांघें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बो लेग। बो लेग नॉक नीज का विपरीत होता है और बो लेग को बोलते हैं जेनु वेरम। नॉक नीज को ध्यान रखिएगा, नॉक नीज को बोलते हैं जेनु वेलगम और बो लेग को बोलते हैं जेनु वेरम। अगला प्रश्न है, फ्लैट फुट क्या है? पहला ऑप्शन जब पैरों में उचित मेहराब हो, दूसरा है जब पैर सपाट हो और उचित मेहराब का अभाव हो और तीसरा ऑप्शन है जब पैरों में कई मेहराब हो, चौथा ऑप्शन है जब पैरों में बहुत अधिक मोड़ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब पैर सपाट हो और उचित मेहराब का अभाव हो, उसे बोलते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मुख्य कारण क्या है? फ्लैट फुट क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन है ऊंची एड़ी के जूते पहनना, दूसरा ऑप्शन है नंगे पैर चलना, तीसरा ऑप्शन है कमज़ोर मांसपेशियां जो शरीर की वजन सहन नहीं कर सकती, चौथा ऑप्शन है उचित व्यायाम का अभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कमज़ोर मांसपेशियां जो शरीर का वजन सहन नहीं कर सकती हैं, इसके वजह से फ्लैट फुट हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लैट फुट को रोकने के लिए क्या परहेज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है टाइट फिटिंग कपड़े पहनना, दूसरा ऑप्शन है नंगे पैर चलना, तीसरा ऑप्शन है ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलना, चौथा ऑप्शन है बच्चों को कम उम्र में ही चलने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंगे पैर चलना। नंगे पैर चलने को परहेज करके फ्लैट फुट को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है गोल कंधे क्या है? राउंड शोल्डर। पहला ऑप्शन है जब कंधे पीछे की ओर झुक जाते हो। दूसरा ऑप्शन है जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब कंधे बहुत संकीर्ण हो यानी बहुत नैरो हो। और चौथा ऑप्शन है जब कंधे बहुत चौड़े हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं तो उसे हम राउंड शोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है गोल कंधे को कोई कैसे रोक सकता है? ऑप्शन है टाइट फिटिंग कपड़ों से बचे। दूसरा है झुककर चले बैठे और खड़े रहे। तीसरा है बहुत तंग कपड़े पहने। चौथा है उचित व्यायाम में संलग्न रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उचित व्यायाम में संलग्न रहे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ की हड्डी की विकृति का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है काइफोसिस। दूसरा ऑप्शन है लॉर्डोसिस। तीसरा ऑप्शन है फ्लैट फुट। चौथा ऑप्शन है स्कोलियोसिस। इसका सही उत्तर है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट एक रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है। फ्लैट फुट पैरों में होता है। और काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस ये सभी रीढ़ की हड्डियों में होता है। काइफोसिस को ध्यान रखिएगा, राउंड बैक और हंच बैक भी बोला जाता है। लॉर्डोसिस को बोलते हैं हॉलो बैक और स्वे बैक। फ्लैट फुट को पीस प्लेनस भी कहते हैं। और स्कोलियोसिस है स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़। अगला प्रश्न है मोच एक चोट है, स्प्रेन किसकी इंजरी है? पहला ऑप्शन है मसल्स की। दूसरा ऑप्शन है टेंडन की। तीसरा ऑप्शन है लिगामेंट की। और चौथा ऑप्शन है बोन की। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगामेंट की। और टेंडन की चोट को बोलते हैं स्ट्रेन, लिगामेंट के चोट को स्प्रेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा टेंडन होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और लिगामेंट होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न है हड्डी का फ्रैक्चर चोट लगने का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्किन। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है हार्ड टिश्यू। चौथा ऑप्शन है आइज़। इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्ड टिश्यूज़। हड्डियों का फ्रैक्चर एक हार्ड टिश्यू इंजरी है। अगला प्रश्न है नरम ऊतक की चोट क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन है लिगामेंट एंड टेंडन। दूसरा ऑप्शन है बोन। तीसरा ऑप्शन है कार्टिलेज एंड मसल्स। चौथा ऑप्शन है कार्पल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगामेंट एंड टेंडन्स। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लिगामेंट और टेंडन को डैमेज करती है। अगला प्रश्न है एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछे टूट जाती है कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है ग्रीन स्टिक। दूसरा ऑप्शन है इम्पैक्टेड। तीसरा ऑप्शन है ऑब्लिक। चौथा ऑप्शन है ट्रांसवर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्लिक। ऑब्लिक में हड्डी तिरछे टूटती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा है फर्स्ट एड। इसका पहला ऑप्शन है द्वितीय सर्वेक्षण पूरा करना। दूसरा ऑप्शन है घायल को दी गई प्राथमिक चिकित्सा। तीसरा ऑप्शन है किसी पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेत तक पहुंचना। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय सर्वेक्षण पूरा करना। अगला प्रश्न है ड्रेसिंग और बैंडेज का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पीड़ित का दर्द बढ़ जाता है। दूसरा आंतरिक रक्तस्राव को बढ़ाता है। तीसरा रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। चौथा है गहरे घाव पर टाँके लगाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है ड्रेसिंग और बैंडेज। अगला प्रश्न है बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है घाव पर सीधा दबाव डालें। दूसरा ऑप्शन है मरीज को अस्पताल ले जाएं। तीसरा है घाव को पानी से धोएं। और चौथा है घाव पर क्रीम लगाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घाव पर सीधा दबाव डालें। घाव पर दबाव डालने से रक्त को बहने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है जले हुए को कम से कम कितने समय के लिए डुबो देना चाहिए या ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए? पहला ऑप्शन है 5 मिनट। दूसरा ऑप्शन 10 मिनट। तीसरा ऑप्शन 15 मिनट। चौथा ऑप्शन 20 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट के लिए ठंडे पानी में या फिर नॉर्मल पानी में इसे डुबा देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? प्रस्तुत करें, क्षति को बढ़ावा दे, जल का संरक्षण करें। अगला ऑप्शन है
आगे की चोट प्रस्तुत करे, सुधार को बढ़ावा दे, जीवन की रक्षा करे। तीसरा ऑप्शन है पुनः प्राप्ति को संरक्षित करे, खनिजों को संरक्षित करे, पर्यावरण को संरक्षित करे। चौथा ऑप्शन है पुलअप्स, पुशअप्स, पावर लिफ्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे की चोट प्रस्तुत करें, सुधार को बढ़ावा दे, जीवन की रक्षा करें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है RICE राइस इलाज क्या है। पहला ऑप्शन है रेस्ट आइस क्रंचेस एलिवेशन। दूसरा ऑप्शन है रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। तीसरा ऑप्शन है रेस्ट इबुप्रोफेन क्रचेज एक्सरसाइज। चौथा ऑप्शन है रिकवरी आइस कंप्रेशन एक्सरसाइज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। ये राइस का फुल फॉर्म होता है और ये ट्रीटमेंट है। चोट लगने का पहला ट्रीटमेंट राइस विधि दिया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।